गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 12:45 हो चुके हैं और तारीख है 9 दिसंबर 2020। जल्दी से सारे के सारे लोग फटाफट से लाइव आ जाएं। क्लास लाइव हो चुकी है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नमस्कार, स्वागतम। जल्दी से मुझे याद दिलाएं, लास्ट क्लास में हम किस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, कहाँ तक पहुंच गए थे, फटाफट से जल्दी से बताएं। ओके, हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसको हम पढ़ चुके थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 या 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक। चलिए, थोड़ा सा और बाकी है, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर शुरू करेंगे अगला टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास, जो हम पढ़ रहे थे। लास्ट हम पहुंच चुके थे 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, जिसके तहत भारत को आजाद किया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक डोमिनियन स्टेट या डोमिनियन राज्य बनाकर क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। और हम सब जानते हैं इसी के बाद काम शुरू हुआ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान के निर्माण का। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को हमारी संविधान सभा की नेक्स्ट मीटिंग या अगली बैठक बुलाई गई। और ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 1947 को ही हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए या प्रारूप तैयार करने के लिए गठन किया गया एक ड्राफ्टिंग कमेटी का या एक प्रारूप समिति का। उनतीस अगस्त 1947 को संविधान सभा की अगली बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का गठन किया गया। और ध्यान रखेंगे इट हैड टोटल 7 मेंबर्स। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष हेड बनाए गए डॉक्टर B.R. अंबेडकर। कई बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि बताइए संविधान के निर्माण में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जो एंट्री है वो कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 1947 को ही जब ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तो उसी में अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर B.R. अंबेडकर को। और इसमें जो अन्य सदस्य थे, जो अदर मेंबर्स थे, वो कौन कौन थे। सबसे पहला नाम लिखेंगे D.P. खैतान। सबसे पहला नाम लिखिए D.P. खैतान। लेकिन ध्यान रखेंगे
डीपी खेतान की कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु हो जाने के कारण इनके स्थान पर आए टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। दूसरे लिखेंगे बीएल मित्र या बीएल मित्रा, जिनके डॉक्टर अंबेडकर के साथ विवाद हुए एंड ही रिजाइंड, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके स्थान पर आए माधवराव। नेक्स्ट के एम मुंशी। नेक्स्ट मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट गोपाल स्वामी आयंगर। और लास्ट याद रखेंगे कृष्ण स्वामी अय्यर। ये थी हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति, जिन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया था। इसी कमेटी के द्वारा हमारे संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया गया, और आप सब जानते हैं फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाकर तैयार कर दिया गया, उसे अंगीकृत कर लिया गया, जिसको हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिसे लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी से इसलिए क्योंकि भाई हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1930 में ही कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, और पूर्ण स्वराज दिवस हर साल कांग्रेस के द्वारा मनाया जाता था। इसीलिए इसी दिन हमने अपने संविधान को लागू किया, जो बना हमारा रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव। सबसे पहले लिखेंगे इंपेरियलिज्म, जिसे हम कहते हैं साम्राज्यवाद। इंपेरियलिज्म या साम्राज्यवाद। और हम सब जानते हैं कि व्हाट इज बेसिकली एन इंपेरियलिज्म या साम्राज्यवाद। बेसिकली क्या होता है?
ध्यान रखेंगे और लिखेंगे, एक देश के द्वारा दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाना एक देश के द्वारा दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाना, और ध्यान रखेंगे वहां के लोगों का राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रण ही क्या कहलाता है, इंपेरियलिज्म या साम्राज्यवाद। किसी भी मजबूत देश के द्वारा किसी कमजोर देश को अपना उपनिवेश बना लेना, और ध्यान रखेंगे वहां के राजनीतिक और आर्थिक चीजों पर नियंत्रण कर लेना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में साम्राज्यवाद का विकास किस तरीके से हुआ। सबसे पहले तो सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के लिए, एज ट्रेडर्स या व्यापारियों के रूप में। और भारत में आकर इन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज में अपना व्यापार शुरू किया, जो थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इसके बाद हम सब जानते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से या प्लासी के युद्ध से ही भारत में अंग्रेजों के साम्राज्यवाद का क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ या विकास शुरू हुआ। क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का डोमिनेंस ही कहां से शुरू हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी से, जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को इस युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। और हम सब जानते हैं 1765 से 1772 तक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी डायरकी इन बंगाल ने, या बंगाल में लगे द्वैध शासन ने। डायरकी इन बंगाल या बंगाल में द्वैध शासन। और ध्यान रखेंगे यदि भारत में एम्पेरियलिज्म या साम्राज्यवाद के बारे में हम बात करें तो इट हैज 3 फेजेस, तो इसके भी क्या रहे, 3 चरण रहे। साम्राज्यवाद के भी भारत में 3 फेजेस या 3 चरण रहे।
सबसे पहला फेज या प्रथम चरण जो 1757 से लेके 1813 तक रहा, जिसे कहा जाता है कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, हिंदी में वाणिज्यिक पूंजीवाद। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म या वाणिज्यिक पूंजीवाद और इसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या रहे? प्रथम चरण में अंग्रेजों का पूरा ध्यान किस पर रहा? लूट पर। इस चरण में अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान भारत में लूट पर क्या किया? केंद्रित किया और भारतीय सत्ता पर पूर्ण अधिकार, ये दो महत्वपूर्ण लक्षण रहे पहले फेज के, जिसको हम कॉमर्शियल कैपिटलिज्म या वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं। इसके बाद लिखिए सेकंड फेज या द्वितीय चरण। इसके बाद आता है सेकंड फेज या द्वितीय चरण। 1813 से लेके 1857 तक, जिसे कहा गया है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। औद्योगिक पूंजीवाद या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जिसका महत्वपूर्ण लक्षण रहा भारत से कच्चे माल का निर्यात और पक्के माल का आयात करके भारतीय बाजारों में उपभोग इसके बाद थर्ड फेज या तृतीय चरण, जिसमें 1858 से लेकर 1947 तक का फेज होता है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म या वित्तीय पूंजीवाद। जिसके महत्वपूर्ण लक्षण रहे भारतीयों का
आर्थिक शोषण करके उन्हें अपना ऋणी या कर्जदार बनाना। तो भारत में ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के ये तीन महत्वपूर्ण चरण रहे और इन्हीं तीन फेजेस या तीन चरणों में भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे, भारतीयों का आर्थिक शोषण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया अंग्रेजों की कुछ भू राजस्व प्रणालियों ने, या लिखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिशर्स, या अंग्रेजों के की महत्वपूर्ण भू राजस्व प्रणाली। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स या भू राजस्व प्रणाली। अंग्रेजों के द्वारा भारत में महत्वपूर्ण रूप से तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लागू किए गए, जिसमें सबसे पहला कहलाता था परमानेंट सेटलमेंट, या इसी को कहा जाता था जमींदारी सिस्टम। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी प्रथा। और तीसरा कहलाता है महालवाड़ी सिस्टम या महालवाड़ी प्रथा। यदि हम परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। यदि हम रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे 1820 में थॉमस मुनरो। और महालवाड़ी सिस्टम 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और यदि हम स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे ये पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर के लगभग 19% भाग पर लागू की गई थी। 19% ऑफ एंटायर
ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के कुल 19% भूभाग पर अप्लाई किया गया जमींदारी सिस्टम को या परमानेंट सेटलमेंट को। यदि रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करें तो लिखेंगे नियर अबाउट 51% ऑफ टोटल ब्रिटिश एरिया, कुल अंग्रेजी भाग के 51% पर, 51% भाग पर रैयतवाड़ी सिस्टम और लगभग 30% लैंड ऑफ टोटल ब्रिटिश एरिया और अंग्रेजों के कुल भूभाग के लगभग 30% भाग पर लागू किया गया था माहलवाड़ी सिस्टम या माहलवाड़ी प्रथा को। तीनों की विशेषताएं क्या हुआ करती थी? जमींदारी सिस्टम में ध्यान रखेंगे राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी। जो भूमि का अधिग्रहण किया करते थे। परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम में ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के द्वारा एक बड़ा भूभाग या एक जमीन का भाग एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता था जो अंग्रेजों को वहां से ज्यादा लगान या ज्यादा राजस्व देने को तैयार होता था। और जिस भी व्यक्ति को ध्यान रखेंगे जिस भी व्यक्ति को भूभाग वो दिया जाता था वो वहां का जमींदार कहलाता था और लंबे समय तक वही व्यक्ति वहां की जमीन का अधिकारी हुआ करता था और अंग्रेजों को वो राजस्व देने की जिम्मेदारी उसी की थी। और यदि वो राजस्व देने में कैपेबल नहीं होता था तो अंग्रेजों के द्वारा उस भूभाग को लेकर या उस जमीन को लेकर किसी और जमींदार को दे दिया जाता था। कहने का मतलब यहाँ पर जो गरीब किसानों का शोषण था वो डायरेक्ट अंग्रेज नहीं कर पाते थे। वहां पर किसानों का शोषण और लगान वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी? जमींदार की हुआ करती थी। इससे अंग्रेजों को दो फायदे हुए थे। एक तो जो अंग्रेजों की आलोचनाएं थी या कह सकते हैं कि अंग्रेजों को कम गाली खानी पड़ती थी डायरेक्टली गरीबों से, किसानों से। और दूसरा, अंग्रेजों को उसके लिए अतिरिक्त अधिकारी भी नियुक्त नहीं करने पड़ते थे क्योंकि वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाया करती थी? जमींदार की हो जाया करती थी। इसके बाद यदि रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करें तो लिखेंगे इसमें लगान और राजस्व प्रत्यक्ष रूप से किसानों के द्वारा दिया जाता था। जो भूमि के वास्तविक मालिक थे। रैयतवाड़ी सिस्टम में रेवेन्यू या लगान देने का जो कार्य हुआ करता था वो डायरेक्ट किसानों का हुआ करता था क्योंकि किसान ही क्या माने जाते थे? भूमि के
वास्तविक अधिकारी या वास्तविक मालिक माने जाते थे? यदि और अगला महलवाड़ी सिस्टम लिखेंगे, इसमें लगान चुकाने की जिम्मेदारी एक महल या गांव की हुआ करती थी। और मिलकर लगान देना होता था। लेकिन तीनों व्यवस्थाओं में कितना कितना राजस्व या कितना कितना कर देना होता था। यदि हम जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, आमतौर पर जो जमींदार हुआ करता था वो कुल उपज का 1/11 हिस्सा अपने पास रखकर अंग्रेजों को 10/11 हिस्सा दे दिया करता था। एक भाग जो 1/11 हिस्सा हुआ करता था उसको अपने पास रखकर बाकी 10/11 जो हिस्सा हुआ करता था वो अंग्रेजों को दे दिया करता था जमींदार। यदि हम रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, इसमें लगान की दर 33% से लगभग 55% हुआ करती थी। और महलवाड़ी सिस्टम में लगान की दर 60% तक हुआ करती थी। यदि हम परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करें, ये मुख्य रूप से कहां पर लागू की गई थी, लिखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त को।
और यदि हम रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करें तो इसे लागू किया गया था मुख्य रूप से बंबई और मद्रास, और ध्यान रखेंगे इसके अलावा असम में। बंबई मद्रास में मुख्य रूप से और इसके अलावा असम में। और महलवाड़ी सिस्टम को मुख्य रूप से लागू किया गया था पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। ये महत्वपूर्ण रूप से वो जगहें थी जहां पर इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को या इन भू राजस्व प्रणालियों को अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए प्रमुख कारखाना अधिनियम। अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए प्रमुख कारखाना अधिनियम या इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट्स। टेबल बनाएंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे एक्ट या अधिनियम, दूसरे में लिखेंगे वाइसरॉय, और तीसरे में लिखेंगे प्रोविजन या प्रावधान। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, जिस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट या प्रथम कारखाना अधिनियम। और इसमें क्या महत्वपूर्ण काम किए गए थे? सबसे पहला लिखेंगे that was applied to the factories having more than 100 laborers। ये 10 मजदूरों से अधिक वाले कारखानों पर लागू किया गया था। ये 100 मजदूरों से अधिक वाले कारखानों पर लागू किया गया था और इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर
प्रतिबंध लगाया गया। इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट, अगला लिखिए फैक्ट्री एक्ट 1891, कारखाना अधिनियम 1891, जिस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन। इसके तहत 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करना प्रतिबंधित किया गया। और दूसरा, महिलाओं को रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्ट 1911। फैक्ट्री एक्ट 1911, और हम सब जानते हैं उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसके तहत पुरुषों की कार्य अवधि, इसके तहत पुरुषों की कार्य अवधि 12 घंटे निश्चित की गई या 12 घंटे निर्धारित की गई। और बच्चों को शाम 7 से सुबह 5 बजे तक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला लिखिए फैक्ट्री एक्ट 1922, कारखाना अधिनियम 1922, जिस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। 12 से 15 वर्ष के बच्चों को कार्य करने की परमिशन, अनुमति प्रदान की गई। और जिनकी कार्य अवधि 6 घंटे निर्धारित की गई। जिनकी कार्य अवधि 6 घंटे निर्धारित की गई, जो आया था 1922 में फैक्ट्री एक्ट या कारखाना अधिनियम।
अगला लिखिए, फैक्ट्री एक्ट 1934, वाइसराय था लॉर्ड विलिंगटन। फैक्ट्री एक्ट 1934, लॉर्ड विलिंगटन। जिसमें पुरुषों की कार्य अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। पुरुषों की कार्य अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। 1922 के वाइसराय का नाम लॉर्ड रीडिंग है, वो लॉर्ड रीडिंग। इंग्लिश में लिखो तो हिंदी वालों को नहीं आता समझ में, हिंदी में लिखो तो इंग्लिश वालों को नहीं आता, करें क्या भाई, बोले तो भी नहीं समझ में आता। ये है लॉर्ड रीडिंग और यह है लॉर्ड विलिंगटन 1934 में। इसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1944, कारखाना अधिनियम 1944 जो आया लॉर्ड वेवल के समय में। इसमें कार्य अवधि 9 घंटे की निर्धारित की गई और कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था भी की गई। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार किसान से कितना टैक्स लेते थे मेरे भाई, इसकी तो बोली लगती थी, तभी तो वहां का जमींदार बना जाता था। जो व्यक्ति अंग्रेजों को ज्यादा टैक्स देने का वादा करेगा उसी को तो क्या मिलेगी, जमींदारी मिलेगी। तो वो निश्चित नहीं था, वो तो जो व्यक्ति अंग्रेजों को ज्यादा टैक्स ऑफर करेगा किसानों से वसूल करके वही बनेगा जमींदार। लेकिन अंग्रेजों को तो फिक्स अगले 10 साल के लिए कुल उपज का क्या चाहिए होता था, 10/11 चाहिए होता था, सिंपल सी बात। ये वो महत्वपूर्ण कारखाना अधिनियम थे या फैक्ट्री एक्ट्स थे जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किए गए थे, भारत में भेजे गए थे। जी चलिए आज की सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। हाँ मैं आपको बता देता हूं अगले टॉपिक्स हमारे क्या रहेंगे। कल हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास। परसों हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, भारत में समाचार पत्रों का विकास। ठीक है, इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से पहले आपके केवल 2 टॉपिक्स बचते हैं। ठीक है, एक तो जो जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन होता है और एक 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक और सामाजिक मूवमेंट या धार्मिक आंदोलन जो हुआ था वो वाला टॉपिक बचता है। तो ठीक है, आज की क्लास खत्म होने के बाद ठीक है मैं आपके बैचेस में 3 से 4 अभी तक सारे के सारे जितने भी यहाँ पर क्लासेस चले हैं वो लाइव क्लासेस हैं। आज की क्लास के बाद मैं आज ही
ठीक है, आपकी क्लास में कुछ 3 से 4 वीडियोस हैं जो डाउनलोडेड वीडियोस हैं, डाउनलोडेड नहीं, वो लाइव बैच की ही वीडियोस हैं जिन्हें मैं रिकॉर्डेड रूप में आपको अपलोड करवा रहा हूँ। ठीक है, 3 से 4 वीडियोस आपको अपलोडेड मिलेंगी जो मैं आज आपको अपलोड करवाऊंगा। आपका काम ये होगा कि आप इस वीक में उन वीडियोस को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। बाकी कल का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और परसों का रहेगा डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद केवल और केवल जो मॉडर्न इंडिया है उसमें क्या पार्ट रह जाता है, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट रह जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस की स्थापना के बाद से शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, वो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। एक्सेप्शनली अगर आप आईएएस का मेन से ही देने जा रहे हैं तो वहां पर भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आपसे कुछ कुछ एप्लीकेशंस वर्ल्ड हिस्ट्री की पूछे जा सकते हैं। इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री के जो आपको लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो क्या करवा दिए जाएंगे, अपलोड करवा दिए जाएंगे, ताकि इन बिटवीन आपका कोई अगर एग्जाम आ रहा है तो आप उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लें। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री किसी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है किसी में तो उसके लिए आप उन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 2 टॉपिक्स का वीडियो यहां पर अपलोड करवाया जा रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अपलोड करवाई जाएगी। इसके अलावा कल हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स, और फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो चलिए आज की सभा को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। सर फॉर नॉलेज वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरे भाई नॉलेज के लिए ही अपलोड करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आती है, इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को के जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।